हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम क्या है एएस एकेडमी। आज बहुत लंबे दिनों के बाद आपके सामने एक क्लास लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूँ जिसका नाम क्या है। हमारे आज के टॉपिक का नाम है संधि। संधि आपको पता है कितनी इम्पोर्टेंट है। जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम लगा लो, चाहे क्लास एग्ज़ाम लगा लो, चाहे आप छोटे बच्चे हो या फिर अ, आपने 12th कर ली हो तो भी मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है संधि का टॉपिक। इसलिए मैं आज आपके सामने एक नया, जो मैंने आज तक आपकी क्लास में या फिर यूट्यूब पर मैंने कभी नहीं करवाया है ये क्लास। तो आइए इस क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। ये क्लास आपकी कुछ ही मिनटों की रहने वाली है, यानी कि ये कह सकते हैं 5 से 10 मिनट की क्लास आपकी रहने वाली है। और इस 5 से 10 मिनट की क्लास में आपका कोई भी एग्जाम में आने वाला जो भी क्वेश्चन होगा वो गलत नहीं होगा। आज ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है, बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास है। इस क्लास को देखने के बाद हम धीरे धीरे संधि के पार्ट बनेंगे, यानी कि संधि के जो अलग क्लासेस बनेंगी, यानी जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, एक बार में ये सारा नहीं हो पाएगा। शायद पार्ट 3 तक हम इस 3 या 4 तक इसको कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, संधि 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 का क्या मतलब होता है। एक संधि शब्द के ऊपर हम जाए तो संधि शब्द का क्या अर्थ होगा, मेनली संधि शब्द का क्या अर्थ होगा। तो देखते हैं संधि शब्द का अर्थ, यानी संधि शब्द का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। मेल। मेल का मतलब होता है जोड़ना, आपस में मिलाना, यानी कि एक एक किस्म से जोड़ना मिलाना, यानी जोड़ जोड़ भी आ गया। मित्रता यानी एक दूसरे के बीच मित्रता करना, जोड़ करना, मित्रता करना, समझौता करना, या फिर इसको कह सकते हैं एकता करना। इसका संधि शब्द का जो अर्थ है वो यही होता है, मेल करना, जोड़ करना, मित्रता करना, समझौता करना, एकता करना। ये सारे इसके समानार्थी शब्द हैं संधि के। तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये संधि शब्द का जो अर्थ होता है। दूसरे नंबर पर आता है संधि शब्द का विलोम, यानी संधि शब्द का विलोम अर्थ। विलोम अर्थ क्या होगा। विलोम शब्द आपने पढ़े हैं, छोटी क्लासों से हम विलोम शब्द पढ़ते आए हैं, इंग्लिश में भी पर्यायवाची शब्द हम पढ़ते आए हैं। तो जो पर्यायवाची और विलोम शब्द पढ़ते हैं, ऐसे ही हम विलोम शब्द भी जानेंगे कि संधि का विलोम शब्द क्या होता है। संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह। विग्रह करना यानी विच्छेद करना, ये भी कह सकते हैं, या फिर विभाजन करना या विश्लेषण करना या तोड़ना। अब देखो, ये सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी कि विग्रह करना कह लो, विच्छेद करना कह लो, विभाजन कह लो, विश्लेषण कह लो, तोड़ना कह लो। विश्लेषण का मतलब होता है अलग अलग करना, तोड़ने का मतलब तो आप जानते ही हो, विभाजन का मतलब भी होता है अलग अलग करना, और विच्छेद का मतलब भी अलग अलग करना होता है, विग्रह भी यानी दूर दूर करना। यानी कि जो संधि शब्द है उसका विलोम शब्द शब्दार्थ यानी विलोम शब्द होगा विग्रह, विच्छेद, विभाजन, विश्लेषण, तोड़ना। आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा इनका, इस संधि शब्द का अर्थ और विलोम शब्द। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ क्लास अच्छे से चल रही है। यस, संधि शब्द स्त्रीलिंग शब्द। आगे बढ़ते हैं, हमें ये हमारा ये हो गया, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट क्या है, संधि शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। संधि शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द क्यों है, क्योंकि ये जो क्लास थी, जो लिंग वाली मैंने क्लास करवाई थी कि हम कैसे पहचाने किसी भी शब्द को लिंग के तौर पर, यानी कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। वो क्लास आपने जरूर से जरूर देखनी है, क्योंकि वो क्लास आपने देखी होगी तो आप किसी भी शब्द का लिंग निर्धारण करके उसका एग्जैक्ट आंसर बता सकते हो। तो ये हो गया संधि शब्द का, यानी संधि शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। ये बहुत आसान है, एक बार वो क्लास आप जरूर जा करके देखें। तो मैं कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा या फिर आपके जो भी होता है उसमें मैं डलवा दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा। आगे देखें, परिभाषा। सॉरी, ये परिभाषा क्या है। परिभाषा यानी संधि की परिभाषा। हम परिभाषा इंग्लिश में इसको डेफिनेशन बोलते हैं,
है, आप सभी को पता है। तो इसकी डेफिनेशन जो होती है, परिभाषा संधि की क्या होती है, दो वर्णों के परस्पर योग से होने वाला विकार, यानी दो वर्ण, जब दो वर्ण, वो वर्ण स्वर भी हो सकता है, वो वर्ण व्यंजन भी हो सकता है। जब दो वर्ण आपस में योग करते हैं तो उनके योग होने से होने वाला विकार यानी बदलाव या परिवर्तन ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। ये आपको याद रखना है, दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाला परिवर्तन, विकार क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। संधि का मतलब जोड़ कहलाता है। ये हो गई परिभाषा हमारी, जो नोट कर सकते हैं, जो बच्चे नोट्स में बना रहे हैं। आगे देखिए, ये जो पॉइंट मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, ये सॉरी, ये आपको अच्छे से समझने होंगे। ये 2 से 4 मिनट में आपके खत्म होने वाले हैं। इसके बाद आप इनको बिल्कुल लिख के रखो कि जो बेसिक है हमारा संधि टॉपिक, उसके बेसिक मैं करवा रहा हूँ। इससे आगे चलते हुए हम इनके पार्टों को करने वाले हैं, इनके भागों को करने वाले हैं। जैसे दीर्घ संधि होती है हमारी, जैसे संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं ना, वो सारे इसके सारे हम करने वाले हैं। वो आपको अगली क्लास में देखने को मिलेंगे, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि आदि, ये सारे आपको नेक्स्ट क्लासेस में देखने को अच्छे से मिलेंगे। तो देखिए, आइए बिना देरी करते हुए इन 3 पॉइंटों को समझते हैं और बहुत अच्छे से आपको नजरें गड़ा करके यहाँ देखते रहना है कि ये चीजें क्या है। आइए देखिए, यदि वर्ण योग करें, देखो क्या कह रहा है, यदि एक दूसरे के साथ वर्ण योग करें और बदलाव न हो, क्या हो, बदलाव ना हो। यदि वर्ण योग करें और बदलाव, और सॉरी, एक मत दो मात्राएं आएंगी, और बदलाव उसमें ना हो। जब वर्ण योग करे और बदलाव ही ना हो तो फिर वो संधि कहाँ की कहलाएगी, वो संधि काहे की कहलाएगी, वो संधि होगी ही नहीं। यानी जब वर्ण योग करे और बदलाव ना हो, परिवर्तन ना हो, तो उसे संधि नहीं कहते। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। संयोग कहा जाता है, क्या कहलाता है वो, संयोग। जब बदलाव ना हो तो वो क्या कहलाता है, संयोग कहलाता है। जैसे कि आइए देखते हैं, दुकान प्लस दार, ये क्या होगा, दुकानदार। यानी दुकान और दार का जब हम योग करते हैं तो दुकानदार आता है। आप समझ रहे हो, कोई चेंजमेंट नहीं हुई। दुकान का दुकान लिखा हमने, दार का दार लिखा, ऐसे दोनों वर्णों को जोड़ा हमने, शब्दों को जोड़ा, शब्दों को जोड़ने के बाद दुकानदार एज इट इज हमने लिख दिया। इसलिए यहाँ कोई संधि नहीं हुई, इसलिए ये संयोग कहलाया, ना कि संधि। आ रहा होगा समझ में। आगे देखिए, रसोई प्लस घर, सेम हमने लिख दिया, रसोई प्लस घर। कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई विकार नहीं हुआ, इसीलिए ये क्या हो गया, संयोग हो गया, ना कि संधि। ये याद रखना है। जैसे मैंने लिखा नेक्स्ट एग्जांपल, पान प्लस वाला, पान वाला, पान वाला, कोई संयोग नहीं हुआ ना, तो इसलिए क्या हो गया, एज इट इज हमने लिख दिया, और ये क्या हो गया, संयोग हो गया, ना कि संधि। ये आपको समझ में आया होगा। मैं इसको और डिफाइन करूंगा थोड़ी ही, एक बार दूसरा पॉइंट और चलते हैं, इसको देखते हैं क्या है, फिर उसके बाद दोनों को हम देखते हैं अपने नजरिए से कि इन दोनों में क्या अंतर है। देखो आगे देखिए, यदि योग, योग पता है आपको, चिन्ह जो हमारा प्लस वाला चिन्ह होता है उसको योग कहते हैं। यदि योग के चिन्ह के ठीक दोनों तरफ, योग के चिन्ह के ठीक दोनों तरफ के वर्णों में बदलाव होता है तो उसे प्रधान संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रधान संधि कहते हैं। जैसे देखो, जब इन इन दोनों पॉइंटों को हमें साथ में सीखने की जरूरत है। मैं आपको बता देता हूं, पहले पहले एक बार इनको सभी को पढ़ लेते हैं, फिर मैं अच्छे से इन दोनों का अंतर करके बताऊंगा। यदि योग के चिन्ह के ठीक दोनों तरफ, ठीक दोनों तरफ, देखो हम संधि करते हैं तो बीच में प्लस का निशान लगाते हैं या नहीं, उस योग के चिन्ह के ठीक दोनों तरफ, जैसे मैं ये वर्ड मान लेता हूं, कोई शब्द, जैसे ये शब्द है, इधर वाले भी शब्द हैं, ठीक है, ये शब्द और ये शब्द जोड़ करके इनकी संधि होती है ना, जोड़ होता है, इधर हमारा संधि होती है।
तो ये यही कह रहा है योग के चिन्ह के ठीक दोनों तरफ, योग के चिन्ह के ठीक दोनों तरफ के वर्णों में बदलाव होता है, इन दोनों में योग के दोनों तरफ बदलाव होता है तो उसे प्रधान संधि कहते हैं। यानी कि इन दोनों योग के इन दोनों वर्णों के बीच, इन दोनों वर्णों के बीच, इनका नहीं, इनका, इनका, इन दोनों का नहीं, इनका योग अगर हो तो ये क्या कहलाती है? प्रधान संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रधान संधि। आगे देखिए, जैसे कि हिम प्लस आल्य, क्या लिखा? हिमालय। हिम प्लस आल्य का अगर योग करेंगे तो क्या होगा? हिमालय। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। आइए करते हैं इसको एक बार से। मैंने लिखा हिम प्लस आल्य, मैं ब्लैक ले लेता हूं मार्कर। देखिए, हिम प्लस आल्य लिखा मैंने, ये बन गया हिमालय। ये सबको आता है, दीर्घ संधि है। लेकिन ये कैसे बनता है? देखिए, आइए, ये योग के दोनों तरफ के वर्ण लेते हैं। हमने इधर मैं ले लिया और योग के दूसरे तरफ ले लिया हमने आ। ठीक है, दोनों स्वर, दोनों एक व्यंजन है, एक स्वर है। तो देखिए, मैं में से ए निकाल देते हैं। मैं में से हलंत लगा के, यानी इसको इसको आधा करके इसका ए निकाल लेते हैं। प्लस का प्लस लिखा हमने और आगे है आ। दिख रहा होगा आपको, आई थिंक। इधर देखिए, आ लिख दिया। ठीक है, इन दोनों का योग हो रहा है ए और आ का, और ए और आ का योग हो रहा है तो इनका योग होता है आ। ए और आ को मिलाने से क्या बनता है? आ ही बनता है। देखिए, सॉरी, आ। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया? आ, यानी ए और आ मिलने से आ बनता है। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो हमने क्या बनाया? ही लिखा हमारा, मैं था, मैं हमने लिख दिया। अब मैं पर आ की मात्रा लगेगी, आप देख सकते हो, आ की मात्रा, मा ले ये, हिमालय। ये हमारा हिमालय बन गया। ऐसे ही आपको दिख रहा होगा, इधर कभी आपको दिख नहीं रहा हो, हाँ दिख रहा है। इधर देखिए, नेक्स्ट उदाहरण क्या है? कपि प्लस ईस। देखिए, कपि प्लस ईश, कपीश। देखो, हमने पै लिया, पै में से क्या निकाल दिया? छोटे ई की मात्रा लगी हुई है, यानी हमने छोटे ई लिख दिया। प्लस यहाँ क्या है? बड़ी ई है। यानी योग के तो दोनों तरफ क्या है? एक तो छोटी ई है, एक बड़ी ई है, और इन दोनों को मिलाने से बड़ी ई ही मिलती है, बनती है। तो ये क्या हो गया? कपीस। कह तो है ही, लेकिन पै पर छोटे ई की मात्रा लगी है, लेकिन जब संधि होगी तो ये बड़ी ई की हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये कपीस ऐसे बना देंगे हम। आई थिंक ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। आगे है भानुदय। भानुदय, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, दिख रहा होगा आपको। तो देखो, यहाँ न पर किसकी मात्रा है? न को अलग कर देंगे किससे? या इसमें क्या जुड़ा हुआ है? छोटा ऊ जुड़ा हुआ है, इसलिए छोटा ऊ लिख दिया हमने। प्लस छोटा ऊ ही है, और छोटा ऊ योग करने से बनते हैं बड़ा ऊ। तो इसलिए भानु, भानु में बड़े यू की भानुदय, भानुदय। इस प्रकार से आपको ये भानुदय बन गया। तो आपको समझ में आएगा कपीस और भानुदय, ये दोनों, कपीस और भानुदय वाला। तो देखिए, इसमें आगे मैं कहा था? प्रधान संधि पर। ये सभी प्रधान संधि के उदाहरण है। किस लिए हैं प्रधान संधि के उदाहरण? क्योंकि इनमें प्लस के योग के दोनों तरफ के वर्णों में चेंज, यानी बदलाव हो रहा है। देख लो आप, प्लस के दोनों चिन्हों के इधर और इधर, ठीक है। ऐसे ही कपीस, इधर पै में चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, ई में, इन दोनों में ही बदलाव हो रहा है, इसलिए ये प्रधान संधि हो गई। अब भानुदय में देख लो, न में और उ में, इन दोनों में क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गई? प्रधान संधि कहलाती है। इन दोनों के बीच, यानी योग के दोनों तरफ, योग के दोनों तरफ के वर्णों में जब बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, तो वो क्या कहलाती है? प्रधान संधि कहलाती है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। यहां तक आए तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा तो एक बार रिवाइज क्लास को जरूर देख लें।
यदि योग यानी फिर से प्लस के चिन्ह के पल परे बदलाव होता है। अब ये देखो क्या कर रहा है, यदि योग के चिन्ह के परे यानी बिल्कुल यहां नहीं, जो परे जो बदलाव होता है यानी इन दोनों में जो बदलाव होगा, इन दोनों में जो बदलाव होता है उसे क्या कहेंगे, गौण संधि कहेंगे, यानी जो कम संधि कहेंगे। इन दोनों में जो बदलाव होता है उसे हम गौण संधि कहते हैं। क्या कहेंगे, गौण संधि। मैं यहां लिख देता हूं, गौण संधि कहेंगे। ठीक है, यहाँ इन दोनों में जो बदलाव होगा वो गौण संधि का उदाहरण है। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया इसका, राम प्लस अयन, राम प्लस अयन, मैं और ए, ये किसका उदाहरण है, देखो राम प्लस अयन, ये एक संधि का ही हो गया, वैसे तो रामायण हो गया। देखो राम मा ये देखो ये तो हो गया दीर्घ संधि का उदाहरण। लेकिन यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ और जगह भी बदलाव हुआ है। मैं और न, ये दो वर्ण हैं, यहाँ देखो न है, यहाँ अण है, यहाँ न है, यहाँ अण है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के अलावा, एक मिनट मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखो इन दोनों में तो बदलाव हुआ ही है प्लस के दोनों तरफ, लेकिन इसमें यहाँ और यहाँ देखें आप, यण और रे, इनमें अंतर हुआ है। यहाँ यण बन गए, यहाँ यन है, यहाँ यन है, यहाँ यण बना है, और रा का रा, यानी यहाँ तो बदलाव हुआ ही है, लेकिन ये प्लस के निशान के पहले पहले से मतलब परे बदलाव हुआ है, इनसे आगे बदलाव है हुआ है, इसलिए ये गौण संधि कहलाती है। और गौण संधि इनसे परे हुई है, तभी यही क्या हो गया, गौण संधि कहलाती है। इसका जो नियम है वो आपको याद रखना है। न से पहले री, श या रे, न से पहले, एक लिख देता हूं, न से पहले री, श और रे, री ऋषि वाला, मूर्धा वाला श और रे, इन तीनों अगर ये न से पहले आ जाए कहीं भी तो न का अण हो जाता है। क्या हो जाता है, न का अण हो जाता है। आप देख सकते हैं न से पहले आपका क्या आया है, रे आया है, इधर रे आया है, इसलिए न का क्या हो गया, इस न का अण हो गया। ये आपको याद रखना, अगर न से पहले री, श और रे ये तीनों आ जाएं तो न का अण हो जाता है। ये एक नियम है हिंदी व्याकरण में, संधि में। तो आई थिंक आपको प्रधान संधि और गौण संधि इन दोनों में अंतर स्पष्ट हुआ होगा। मैं मानता हूं कि सॉरी, आपको शायद नीचे वाला नहीं दिखाई दिया होगा, अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा अनुदय वाला। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, संधि के टॉपिक को अच्छे से लर्न करना है और नोट्स बनाने हैं अपने, और जो भी आप प्रिपरेशन करते हो, चाहे क्लास स्टूडेंट्स हो या चाहे आप कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हो, ये सभी के लिए क्लासेस है। चाहे आप टीचिंग की भी तैयारी करते हैं या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल है, बेनिफिट मिलेगा आपको। तो आई थिंक मैं समझता हूँ आपको संधि की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं आने वाले दिनों में इसके नेक्स्ट पार्ट पर जल्दी ही क्लास आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो जो आपको आज की क्लास पसंद आई है या नहीं आई है वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं मोटिव होकर के एक नेक्स्ट क्लास जल्दी से जल्दी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो सकूँ। और इसके अलावा क्या कहना था, हाँ, जो भी कहना है वो आप जानते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाएं। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ठीक है, इसी के साथ इस क्लास को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।